आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, है ना। और उस जिसमें जो हो गया कि मतलब यदि कंडक्टर हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर अवेलेबल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग जगह में अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं पे वायर मोटा हो गया है, कहीं पे वायर पतला हो गया है, तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हमारा करंट में क्या चेंजेस रहेगा अलग अलग रीजन में, या हमारा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिक जो फील्ड डेवलप हो रहा है इसके अंदर में वो कैसा होगा, है ना। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है जो कि होगा तुम्हारा करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटी कैसे बदलेंगे अलग अलग जगह में, और उसके बाद से हम लोग करंट डेंसिटी जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि यदि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला मेरे पास में एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, तो उसमें ये सब फैक्टर्स कैसे चेंज होते हैं। ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, इसको जरा ध्यान रखना। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन, कैसा भी वायर रहे, उससे हमको मतलब नहीं बनता है। जब एक सेल कनेक्ट करोगे तो जितना करंट एक साइड में एंटर करने वाला है सेम अमाउंट का करंट को बाहर निकलना रहेगा। मतलब एंटायर कंडक्टर में करंट का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब करंट का अमाउंट थ्रू आउट द कंडक्टर इज सेम। मतलब जितना करंट को एंटर करना है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझो, जितना इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड को जाएगा, मतलब एक साइड से जितना करंट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो दूसरा साइड से उतना इलेक्ट्रॉन को एंटर करना रहेगा वही टाइम के अंदर में। मतलब करंट फ्लो के दौरान कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। उसी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज इसमें कभी भी नहीं पाया जाता है। तो सवाल में कभी कभी देता है, क्या करंट फ्लो करने के दौरान नेट चार्ज कंडक्टर का बढ़ जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करते हैं सेल के द्वारा उतना ही इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकलना रहता है वही टाइम के अंदर में। और इसी चीज को तो हम करंट बोलते हैं। करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज एंटर करेगा मतलब उतना ही चार्ज को बाहर निकलना रहेगा वही टाइम के अंदर में। मतलब करंट इज नथिंग बट चार्ज बाय टाइम। मतलब जितना अमाउंट का चार्ज इधर से एंटर करेगा, मान के चलो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है। मान के ऐसे इमेजिनेशन कर लो, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता है एक्चुअल में। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव साइड से सेल का निकल के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होता है उसका उल्टा डायरेक्शन को हम करंट मान के चलते हैं। मान लो इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज कोई होता फ्लो करने लायक, तो डेफिनेटली पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स लोग, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लोग। तो जितना चार्ज इधर से एंटर करता है एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर में उतना ही चार्ज को यहाँ से बाहर भी निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होता है प्रोसेस के दौरान। मतलब इधर से एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज एंटर किया तो इधर से 10 कूलम चार्ज को एक सेकंड में बाहर भी निकलना रहेगा। मतलब देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हियर। मतलब ये बोलना चाहता है कि करंट जो होगा वो सेम रहेगा। मतलब इनवर्ट करंट और आउटवर्ड करंट दोनों सेम होने चाहिए। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहे या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहे, टोटल करंट जो रहेगा तुम्हारा पूरा एंटायर कंडक्टर में वो सेम फ्लो करेगा हर जगह में। ठीक है, ओके। लेकिन हमने एक चीज लिखा कि नहीं, यदि मान लो इसको मैं इनवर्ट करंट को I1 लिया था और आउटवर्ड करंट को I2 लिया था, तो यहाँ पे हमने एक चीज क्लियर किया कि नहीं, I1 और I2 क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। इनवर्ट करंट और आउटवर्ड करंट सेम होने वाले हैं। लेकिन करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कितना तेजी से फ्लो को, मतलब चार्ज का फ्लो, देखो छोटा सा रीजन हो रहा है, इतना एरिया में उतना ही चार्ज को एंटर करना है, जबकि इतना बड़ा एरिया से उतना चार्ज को बाहर निकलना है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो छोटा सा ही रीजन मिल रहा है चार्ज को एंट्री करने के लिए, छोटा सा सरफेस एरिया मिल रहा है जाने के लिए, जबकि निकलने के दौरान वही चार्ज को बड़ा सा सरफेस एरिया चार्ज को निकलने के लिए मिल रहा है ना। इसका मतलब हो रहा होगा, समझने का चीज ये है कि करंट तो सेम हो रहा है। करंट मतलब जितना चार्ज इधर से एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज उतना ही टाइम में बाहर भी निकलना रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरा समझ लें, इसको इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा हो जा रहे हैं। जिसके कारण तुम्हारा करंट सेम होने के बावजूद बहुत सारा अदर क्वांटिटी, जिसमें हो गया इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इसमें डेवलप हुआ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, और एक करंट डेंसिटी, ये सब बहुत सारा चीज बदलने वाला है। चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा चीज कैसा कैसा बदलेगा। ओके, सबसे पहला चीज हो गया, हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तुम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो हमारा याद करो I = NEA/VD। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। तुम जरा यहाँ पे समझ के देखो,
हमने क्या कहते हैं, जो ये एरिया है, जो इनवर्ड अंदर जाने के लिए जो एरिया है उसको A1 ले रखा है, और बाहर जाने के लिए जो एरिया है वो A2 ले रखा है, समझने के लिए, ठीक है। और हम लोग इधर देख रहे हैं कि डेफिनेटली A1 इज लेस देन A2, मतलब जो अंदर जाने के लिए छोटा एरिया है वो बहुत छोटा हो जा रहा है, जबकि बाहर निकलने का एरिया जरा सा बड़ा रख रखा है हमने, ठीक है। यदि ऐसा सिचुएशन में है तो क्या क्या होने वाला है, इधर देखो तो करंट का वैल्यू मान लो इनवर्ड के लिए I1 ले रखा हूं, लेकिन हम जानते हैं I1 रहे या I2 रहे दोनों तो सेम ही है। अच्छा एक काम करते हैं, चलो इनवर्ट वाले ले लेता हूं, इसको I1 ले लेता हूं, इक्वल्स टू नंबर, क्योंकि मटेरियल फिक्स्ड है तो n का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, ठीक है, मटेरियल फिक्स्ड है तो n का वैल्यू फिक्स्ड हो गया। उसके बाद में E चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। अच्छा एरिया क्रॉस सेक्शन की जगह मैं लिख लिया हूं A1, एरिया क्रॉस सेक्शन की जगह A1, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो D1। सिमिलरली आउटवर्ड के लिए सिचुएशन क्या होगा, आउटवर्ड करंट मान लो I2 ले रहा हूं, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बदल जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल तो स्पेसिफिक होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो फिक्स्ड हो गया है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स्ड है, बच गया ए, जो बाहर निकलने के लिए एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, तो डेफिनेटली वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा VD2, क्योंकि यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है, यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है। क्यों अलग रहा होगा अभी इसका जस्टिफिकेशन भी दे देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों जब हमने इनवर्ड और आउटवर्ड का लिया है, I1 I2 दोनों अलग नहीं है, हम जानते हैं कि जितना करंट एंटर करना है उतना ही करंट बाहर निकलना है, तो मैं I1 I2 की जगह में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ I और I, सेम ही चीज तो है, एक ही साथ लिख लेता हूं। अब देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है, यदि मैं इस सबको इधर ले आता हूं, ये E NE और इसको भेज देता हूं इस साइड में, तो इसको जरा आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो, NE को उधर भेजा तो I डिवाइडेड बाय NE इक्वल टू कितना होगा A1 VD1। सिमिलरली इसके लिए भी वही कर सकते हैं हम लोग, I डिवाइडेड बाय NE इक्वल टू कितना होगा A2 VD2। अच्छा देखो A1 VD1 का वैल्यू भी कितना है I बाय NE, और A2 VD2 का वैल्यू भी इसको मैंने रख लिया, बाकी उधर डिवाइड कर दिया, इसका वैल्यू बा I बाय NE, मतलब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो इक्वेटिंग बोथ दैट इज A1 VD1 इक्वल टू कितना होगा A2 VD2, दोनों सेम हो जा रहा है। अच्छा अब जरा रिलेशन देखो तो क्या हो जा रहा है, A1 बाय A2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया VD2 डिवाइडेड बाय VD1। यहां से एक रेशियो हमको दिखने को मिल रहा है कि यदि जिसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन जिधर का कम रहा होगा, है ना, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहा होगा ज्यादा। एक्सप्रेशन देखो, इंपोर्टेंट चीज देखो, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों रिलेशन कैसा है, A1 जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, VD1 वहां पे वेलोसिटी लिया था मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और जहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 लिया है। देखो दोनों का रिलेशन कैसा लग रहा है, एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, मतलब हो ये रहा है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना ज्यादा एरिया रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना कम होने वाला है। तुम इसको देख लो, समझ लो, मतलब इतने ही एरिया में ज्यादा चार्ज पार्टिकल को एंटर करना है करंट सेम रखने के लिए, और इतना एरिया में वही करंट को बाहर निकलना है, वही चार्ज पार्टिकल को बाहर निकलना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से या चार्ज पार्टिकल को ज्यादा तेजी से मूव करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने के कारण क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण क्या होगा, छोटा सा ही रीजन मिल रहा है चार्ज को एंटर करने के लिए, और छोटा सा रीजन मिल रहा है चार्ज को एंटर, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा सा रीजन मिल रहा है चार्ज को बाहर निकलने के लिए। यदि हम सोर्स को उल्टा करते तो इधर से करंट एंटर करता, चार्ज एंटर करता, इधर से बाहर निकलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरिया कम है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा सेम करंट के लिए, जबकि एरिया बड़ा हो जा रहा है तो वही इलेक्ट्रॉन को कम वेलोसिटी जाएगा भी, तो क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो बोलने का ये मतलब होता है, समझने की कोशिश करो, इतने ही रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब जा सकता है, जब ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, जबकि इतने ही रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब जा सकता है, जब ज्यादा नंबर में रहा होगा, कम वेलोसिटी होने से भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छोटा सा रीजन है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वेलोसिटी से बाहर मतलब बाहर जाना पड़ेगा या अंदर जाना पड़ेगा। जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा वेलोसिटी ऑक्युपाई करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन जो है बहुत छोटा हो जा रहा है। वहां पे ज्यादा करंट कब हो सकता है, जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे, तभी जाके करंट ज्यादा बनेगा। तो इधर भी यदि 100 एम्पेयर करंट है, इधर भी 100 एम्पेयर करंट होना चाहिए। इतना रीजन में मान लो 100 एम्पेयर के लिए 1000 इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसे समझने के लिए, मान लो इधर से 1000 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में घुस रहे हैं, इधर से 1000 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड बाहर निकलेंगे,
ये होगा ना, क्योंकि चार्ज एक्युमुलेशन तो होने नहीं वाला है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा एक सेकंड में, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकलना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो इधर मान लो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरह एक पार्टिकल इमेजिन कर लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, समझने की कोशिश करो। तो यदि मान लो कुछ पार्टिकल यहाँ जितना तेजी से इधर मूव करेगा, ठीक है, जितना तेजी से इधर मूव करेगा, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लेते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन इसको अंदर करना है 1 सेकंड के अंदर में, और यहाँ से वही 1000 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है 1 सेकंड के अंदर में। इसका मतलब देखो यहाँ पे छोटा सा एरिया मिल रहा है, तो उनको डेफिनेटली 1000 इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा तेजी से जाना पड़ेगा, जबकि इनको जगह बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे भी जाएगा तब भी निकल जाएगा आसानी से। तो इसी कारण से हम बोलते हैं कि जहां पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो करंट को बराबर रखने के लिए, इधर भी करंट और इधर भी करंट सेम होना चाहिए, तो करंट को बराबर रखने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को वहां पे मूव करना रहता है। जबकि जहां पे तुम्हारा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, तो करंट को बराबर रखने के लिए हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कम करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम महसूस होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे कम रीजन में ज्यादा चार्ज पार्टिकल कब जा सकता है, जब ज्यादा तेजी से जाएगा। समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से जहां पे कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहा होगा, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। सिमिलरली नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखो, यदि यहाँ पे ज्यादा तेजी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो रहा है, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान के चलो, हालांकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन कहां में मूव करेगा, डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हम पढ़े हुए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बीडी इक्वल्स टू, याद करो, बीडी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई कैपिटल ई बाय एम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। माइनस जो होता है वो खाली डायरेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन हालांकि इधर से पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने साइड में, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन का एक एवरेज वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से कि फ्री इलेक्ट्रॉन लोग इस तरफ मूव करते हैं, ठीक बात है, एवरेज वेलोसिटी एक प्रकार का होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर बनता है, डेफिनेटली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनने वाला है। तुम प्रैक्टिकली डायग्राम बना के भी देखोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में गैप क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा होगा, यहाँ पे कम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा होगा। प्रैक्टिकली यदि बनाना चाहोगे तब भी, यदि हमको जस्टिफिकेशन देना है तो याद रखना यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कम एरिया के थ्रू से ज्यादा चार्ज पार्टिकल को एंटर करना है, तो ज्यादा वेलोसिटी से घुसना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम दिख रहा है, इसका मतलब ज्यादा बड़ा एरिया है, तो कम वेलोसिटी जाने से भी ज्यादा चार्ज निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है कि जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने का मेन कारण क्या है, वहां पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहा होगा। तो जहां पे सरफेस एरिया कम रहे होंगे, वहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है इसके अंदर में सेल के द्वारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा रहा होगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम रहा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और जहां पे तुम्हारा क्या होता है, एरिया बड़ा रहता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता है। ओके, नेक्स्ट एक टर्म आता है दैट इज करंट डेंसिटी। ये क्या होता है जरा समझने की कोशिश करो। ओके, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहे या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहे, करंट तो सेम ही रह रहा है। समझने की कोशिश करो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो 100 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 100 एम्पेयर, क्योंकि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर भी निकलना रहेगा। मतलब हम देख रहे हैं कि एंटायर पूरा वायर में हर जगह में करंट का वैल्यू जो रह रहा है वो सेम रह रहा है, हर जगह में करंट का वैल्यू हमको सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ बाकी सब क्वांटिटी जो दिख रहे हैं, वो बहुत सारा क्वांटिटी तो बदल बदल के आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब यहाँ पे यदि हमको करंट को डिफाइन करना है, तो हमको एक क्वांटिटी हमने डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जरा ध्यान देने का चीज है, ये वाला रीजन में देखो, ये वाला रीजन में करंट को मैंने लिया हूं I1, समझने के लिए जस्ट खाली, मतलब सेम ही तो I ले लेता, ठीक है। ये वाला रीजन में I अमाउंट का करंट एंटर कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और ये वाला रीजन में सेम I अमाउंट का करंट बाहर निकल रहा है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। मतलब क्रॉस सेक्शन कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक क्वांटिटी डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट का करंट पास करेगा एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू से। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, मतलब मैं बोल सकता हूं मान लो 10 एम्पियर का करंट इधर से एंटर कर रहा है,
तो डेफिनेटली आउटकम करंट भी क्या रहेगा, 10 एम्पियर का रहेगा। आउटवर्ड करंट जो रहेगा 10 एम्पियर के बाहर की तरफ, मतलब जो अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ट करंट 10 एम्पियर, तो आउटवर्ड करंट भी 10 एम्पियर रहने वाला। कैसा भी क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो ऑलरेडी हमने समझ लिया हुआ है। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या हालत है, देखो मान लो इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 यूनिट जो भी है, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 यूनिट है मान के चलो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे करंट पर सेक्शन क्या या पर छोटा सा यूनिट या क्या मिलने वाला है। तो मैंने क्या क्या करंट का वैल्यू ले लिया 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 है, कट कर दिया तो क्या देखने को मिल रहा है 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मान लो यूनिट मैंने मीटर स्क्वायर लिया है, मतलब मैं यदि इसका टोटल एरिया समझो, टोटल एरिया हमारे पास में है 5 मीटर स्क्वायर, मैंने अपना मन से एग्जांपल से लिया हुआ है कि 5 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया है, करंट एंटर कर रहा है 10 एम्पियर, मतलब टोटल जितना भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 10 एम्पियर, तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना जा रहा है 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो हमको एक रिलेशन मिला जो कि बता रहा है कि नहीं, यदि इस क्रॉस सेक्शन में तुमको करंट ऑब्जर्व करना है तो हर 1 मीटर स्क्वायर में तुमको करंट मिलने वाला है 2 एम्पियर का। लेकिन जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन लेते जाएंगे, मान लो ये अलग क्रॉस सेक्शन में इमेजिन करता हूं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है करंट है 10 एम्पियर, क्योंकि करंट तो चेंज होने वाला नहीं है, और डिवाइडेड बाय एरिया कितना मिल रहा है यहाँ पे 10 एम्पियर, और एरिया भी 10 हो गया। यदि कट करेंगे तो क्या मिल रहा है 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये रीजन में क्या होने वाला है, हर 1 मीटर स्क्वायर में तुमको 1 ही एम्पियर का करंट मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल करंट जितना जा रहा है बाहर उतना ही निकल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट का वैल्यू अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, बीच में भी यदि हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमको करंट पर यूनिट एरिया का वैल्यू अलग अलग दिखाने वाला है। समझ में आ रहा है। तो ये जो नया क्वांटिटी है, यदि मेरे को ये रीजन का मान के चलो, मेरे को बोल रखा है तुम्हारा करंट डेंसिटी, मतलब क्या होने वाला है करंट पर यूनिट एरिया तुमको दे रखा है इधर का, और मेरे को टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो डेफिनेटली मैं टोटल करंट का पता लगा ही लूंगा। जैसा मान लो मैंने बोला कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं समझने के लिए। मान लो मैं बोला इस रीजन का, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए मान लो करंट डेंसिटी का वैल्यू है 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग तुमको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो तो मेरे को 10 एम्पियर का करंट मिलेगा। मैं बोला नहीं, बताओ कि पूरा का पूरा एरिया में टोटल करंट कितना इसके थ्रू से जा रहा है, तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम आसान है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम होना चाहिए। मान लो मैं बोल दिया टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5, मतलब हमको करंट डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर रीजन में, हर 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में तुमको 10 एम्पियर का करंट मिलेगा। यदि मैं बोला नहीं टोटल करंट कितना जा रहा है टोटल एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, टोटल करंट निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, करंट डेंसिटी का वैल्यू, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट मिल रहा है इनटू जितना एरिया है। समझ में आ रहा है। तो करंट डेंसिटी मान लो हमारे पास है कितना 10 दिया, ऑलरेडी निकाला 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और कितना टोटल एरिया है हमने बोला मान लो 5 है, तो इंटू 5 कर दिया, तो 10 इंटू 5 मिला के हो गया 50 एम्पियर का करंट इससे जा रहा है। यदि मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 ना देके 20 दिया होता है, मान के चलो 20 दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हमको करंट डेंसिटी देकर है 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये बोलना चाहता है हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए 10 एम्पियर है। तो मेरे को जितना भी एरिया दिया रहेगा क्रॉस सेक्शन, उससे मैं टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए मैं करंट निकालना चाहूंगा, तो यूनिट एरिया के लिए कितना करंट है वो हमको मालूम है, तो मैं पूरा टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए करंट आसानी से निकाल सकता हूं। तो करंट डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो करंट डेंसिटी जो अलग अलग रीजन में क्या देखने को मिल रहा है, करंट पर यूनिट एरिया, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया टेढ़ा मेढ़ा है हुआ है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल रहा था, मैंने जो एग्जांपल लिया था इस रीजन में देखने को मिल रहा है कि मान लो ऐसे में, मतलब यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो रहा है, आगे बढ़ेंगे तो 8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, आगे बढ़ेंगे तो 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब जैसा जैसा थिकनेस बढ़ते जा रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ते जा रहा है, पर मीटर स्क्वायर करंट का वैल्यू कम होते जा रहा है। फिर से जैसा जैसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसमें करंट का वैल्यू कम होते जा रहा है। लेकिन यदि हमारे पास मान लो एक ऐसा कंडक्टर हमने ले रखा हुआ है जिसका सब जगह में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सभी जगह में जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम में मिल रहा है अपने को, यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इन दैट केस तुम यहाँ नापो कोई भी एक रीजन में नापो, तो तुमको डेफिनेटली तुमको यहाँ पे जो करंट डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट एरिया
क्या बोलो फिक्स्ड मिलेगा। यदि तुमको करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है तो तुमको जितना भी मोटा वायर दे दे, जैसा भी क्रॉस सेक्शनल वाला वायर दे दे, तुम टोटल करंट का वैल्यू आराम से पता लगा सकते हो। तो यहां से हमने एक नया क्वांटिटी डेवलप किया। तो यहां पे देखने को मिल रहा है करंट पर यूनिट एरिया कम ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि एरिया कम है ना। समझो जरा सा, इसमें 10 एम्पियर करंट जाना है, अब इसमें 10 एम्पियर जाना है, तो यहाँ पे क्या करंट पर यूनिट एरिया कम मिल जा रहा है, सॉरी ज्यादा मिल जा रहा है, जबकि यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया कम मिल जा रहा है। अब समझेंगे, इसको करके समझेंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, करंट डेंसिटी को जरा सा डिटेल में देखते हैं क्या होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी लिखना, चलो। तो करंट डेंसिटी के बारे में रफली आइडिया लेने के बाद में फिर हम अभी इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट्स इसके बारे में है ना लिख रखा है, तुम जरा सा 5 मिनट में इसको देख लो। ओके, अब एक काम करते हैं, हम ये करंट डेंसिटी को ज्यादा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल में ये क्या चीज है, ये क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या होता है। याद रखना, यदि मैं करंट बोलूं और एक वेयर से, मान ली एक वेयर मेरे पास है, मैंने क्या किया, उसको सेल से कनेक्ट कर दिया और मैं बोलो कुछ करंट पास कर रहा है, मतलब हम पूरा टोटली देख रहे हैं कितना चार्ज पूरा पास कर रहा है एक पार्टिकुलर सेकंड में, पूरा एंटायर मटेरियल में। मतलब हम करंट को मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैक्रो मतलब पूरा टोटल बड़ा लेवल में, हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल में कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। और करंट एक प्रकार का ऑलरेडी मैंने तुमको बता रखा था स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन होने के बावजूद। हालांकि हम जानते हैं करंट का फ्लो को डायरेक्शन किधर लिया जाता है, करंट का डायरेक्शन को हमने अपने मन से कन्वेंशन दे दिया है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई मैं जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है वही डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन लेने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। हालांकि इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो हम बोलेंगे उल्टा, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसका उल्टा डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मानने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसका उल्टा डायरेक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने वाला है। ओके, अब हमारा दिक्कत यह है कि करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन उसको हमने स्केलर लिया है, क्योंकि ये स्केलर, ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मैंने इसके बारे में डिटेल समझा के रखा हुआ है। ओके, तो अब हमको करंट को क्या करना है, जरा सा एटॉमिक लेवल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में उसको ऑब्जर्व करना है। याद रखना, करंट डेंसिटी कंडक्टर का कोई भी पॉइंट के लिए हम निकाल सकते हैं। कंडक्टर के अंदर में बहुत सारा लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, उसमें कोई भी एक पॉइंट के लिए मैं चाहूं तो करंट डेंसिटी पता लगा सकता हूं, बिकॉज इट इज ए पॉइंट फंक्शन। एक गिवन पॉइंट के लिए हम पता लगा सकते हैं करंट डेंसिटी का वैल्यू। और जानते हैं मटेरियल, पूरा एंटायर मटेरियल जो है बहुत सारे इसी तरीके से करोड़ों अरबों पॉइंट्स को लेके बने हैं। यदि एक पॉइंट के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन है तो मैं इंटीग्रेट या इस तरह का कुछ एप्लीकेशन समेशन इस तरह का लगा करके मैं चाहूं तो टोटल मटेरियल का भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, करंट डेंसिटी, करंट या इस तरह चीज में कैलकुलेट कर सकता हूं। पहले करंट डेंसिटी समझ लेते हैं, ये एक प्रकार का पॉइंट फंक्शन होता है। अच्छा ठीक है, तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन जो बुक में दे रखा है, कोई बुक स्टैंडर्ड बुक लोगे तो इसमें मिलेगा तुम्हारा, दे रखा हुआ है द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में कोई भी एक पॉइंट के लिए यदि तुम करंट डेंसिटी पता लगाना चाहते हो, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका मीनिंग एक प्रकार का हम करंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को तो करंट बोला जाता है। तो मैं इसको इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ करंट मान लेता हूं। तो द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड और द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, थ्रू ए यूनिट एरिया। ओके, थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट द पॉइंट। मतलब क्या होता है, देखो मतलब होता ये है कि यदि मैं कंडक्टर मेरे पास अवेलेबल है, कोई भी एक पॉइंट बल्क में दे दिया, बोला उसके लिए करंट डेंसिटी क्या होने वाला है, तो मैं उस पॉइंट तक पहुंचूंगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल में, और उस पॉइंट में जा करके मैं एक छोटा सा एक एरिया सोचूंगा, एक छोटा सा एरिया, उस पॉइंट को कवर करते हुए छोटा सा एरिया इमेजिनेशन करूंगा। और वो एरिया होना कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जिस तरह से फ्लो कर रहा होगा, करंट जिधर फ्लो कर रहा होगा, करंट के साथ में एक परपेंडिकुलर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया। मतलब इन शॉर्ट ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यदि मान लो चार्ज का फ्लो ऐसा चल रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पॉइंट के लिए मेरे को करंट डेंसिटी चाहिए, तो मैं इसको बेस करके एक एरिया, सरफेस एरिया छोटा सा इमेजिन कर सकता हूं। मान लो उसका एरिया को मैं ले जाता हूं DA, बिकॉज जब भी D लगा दिया जाता है, वो डेरिवेटिव लगा दिया जाता है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल के लिए कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो एक पॉइंट के लिए कंडक्टर बहुत बड़ा है,
उसमें अरबों खरबों पॉइंट हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो छोटा सा एक पॉइंट के लिए मेरे को करंट डेंसिटी निकालना था, मैं क्या करूंगा, उसको बेस्ड करके एक छोटा सा सरफेस इमेजिन कर लूंगा। और चार्ज तो कंटिन्यूअसली इधर पूरा सब जगह पर फ्लो कर रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो करता है। मैं यहां पे कर सकता था, कहीं भी मेरे को एक पॉइंट मेरे को मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को बेस करके ये चार्ज का फ्लो के साथ में या सिंपली करंट के साथ में एक परपेंडिकुलर सरफेस इमेजिन करूंगा छोटा सा। अब देखूंगा कि उस सरफेस के थ्रू से 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है या सिंपली करंट कितना फ्लो कर रहा है उसी सरफेस के थ्रू से। पूरा टोटल एंटायर क्रॉस सेक्शन नहीं देखना है, वही छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो कि करंट के साथ में परपेंडिकुलर है, वो क्रॉस सेक्शन के थ्रू से कितना चार्ज या कितना करंट पास कर रहा है, वही वैल्यू को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। समझ में आ रहा है? करंट डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द चार्ज, या करंट बोल सकते हैं या चार्ज पर सेकंड की बात है, ठीक है। तो करंट पासिंग थ्रू स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन। करंट जिधर से फ्लो कर रहा होगा करंट के डायरेक्शन के साथ में परपेंडिकुलर सरफेस हमको इमेजिनेशन करना है, जो कि बहुत छोटा सा एक पॉइंट के लिए हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बारे में छोटा मोटा पॉइंट बन लेते, फिर उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इट ये पॉइंट फंक्शन लिख रखा है। उसके बाद देखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको हमने वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिया हुआ है और इसका डायरेक्शन को हम लेने वाले हैं करंट का डायरेक्शन में। मतलब देखो, जैसा मैं बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले रहा, बोला इस पॉइंट के लिए बताओ करंट डेंसिटी क्या है, तो मैं क्या पता लगाने वाला हूँ, इस पॉइंट के लिए करंट डेंसिटी पता लगाने का मतलब इस एरिया के थ्रू से कितना करंट पास कर रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू दिस एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब मैं बोल सकता हूं इसी छोटे से एरिया के थ्रू से, जो कि नॉर्मल टू द चार्ज है, याद रखना चार्ज फ्लो जिधर हो रहा है या करंट फ्लो जिधर हो रहा है उसके साथ में नॉर्मली इस तरह से रखा गया सरफेस को, तो वो सरफेस को नॉर्मली रखा गया है, तो सिंपली बोल सकते वो छोटा सा रीजन से, छोटा सा सरफेस से कितना करंट पास कर रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो हम लिखने वाले करंट पासिंग थ्रू, है ना, दैट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू, मतलब करंट डिवाइडेड बाय एरिया, कितना करंट है उस एरिया के थ्रू से। ये जो वैल्यू आता है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। और इसका डायरेक्शन को क्या लेते हैं, करंट का डायरेक्शन। जिधर करंट है उसी डायरेक्शन को हम करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन मान के चलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, करंट का डायरेक्शन जिधर रहेगा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही रहेगा। मतलब करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जरा ध्यान देने का चीज है, यदि इस पॉइंट का करंट डेंसिटी मालूम है और भी आसपास में लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं उसी सरफेस को बेस करके, तो सभी का इस तरह से करंट डेंसिटी को यदि मैं मिला दूं, सभी का करंट डेंसिटी को मिला दो, ये क्या बता रहा है, करंट पर यूनिट एरिया। मतलब ये उस पॉइंट के लिए एक गिवन एरिया, मतलब छोटा सा एरिया के लिए कितना करंट जा रहा है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, मतलब उस पॉइंट में एक यूनिट एरिया लेते हैं तो कितना करंट पास कर रहा है, ये हमारा जे का वैल्यू होता है। मैं बोला नहीं, पूरा एंटायर एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना करंट पास कर रहा है यदि निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, वैसे ही करंट डेंसिटी जो भी है उसी करंट डेंसिटी का वैल्यू को मैं क्या करने वाला, एंटायर एरिया से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या बताता है, एक यूनिट एरिया में कितना करंट पास कर रहा है। यदि मेरे को यूनिट एरिया करंट मालूम है, मैं बोला पूरा टोटल एरिया में कितना करंट है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं यूनिट एरिया करंट इनटू तुम्हारा टोटल एरिया जो भी रहा होगा उसको। यदि मैं क्योंकि देखो छोटा छोटा डीए सबका मिला दूंगा, एरिया इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, टोटल करंट का वैल्यू मिलने वाला है। क्या लिखा हूं जरा ध्यान देना, करंट डेंसिटी का वैल्यू छोटा सा एरिया के लिए करंट डेंसिटी क्या बताता है, करंट पर यूनिट एरिया। मतलब एंटायर एरिया में कितना करंट रहेगा, तो करंट इन द एंटायर एरिया क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी का वैल्यू इनटू टोटल एरिया, मतलब सभी डीए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। या समझ आ गया? तो इस तरह से मैं करंट का वैल्यू निकाल सकता हूं। करंट पर यूनिट एरिया मालूम है तो टोटल एरिया जितना भी देते करंट का वैल्यू निकालने के लिए यूनिट एरिया के थ्रू से कितना करंट जा रहा है इनटू टोटल एरिया, दैट विल गिव द टोटल करंट वैल्यू। अच्छा ठीक है, और आगे क्लियर करने वाले हैं। करंट डेंसिटी को जे सिंबल दिया गया है। करंट डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला देखो, जे वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, इसका करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है याद रखना करंट का डायरेक्शन के अराउंड ही लिया जाता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय जे सिंबल से इसको डिनोट किया गया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है जे वेक्टर इक्वल्स टू डीआई बाय डीए। ये क्या है, डीआई बाय डीए मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पर स्मॉल सरफेस एरिया। याद रखना ये जो हम लेते हैं यदि हमारा नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, मतलब यदि कंडक्टर जरा सा इरेगुलर ज्योमेट्री का एरिया क्रॉस सेक्शन हर मोमेंट में चेंज हो रहा है, तो हर मोमेंट में यदि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करो, तो हर
क्योंकि हम जानते हैं जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट तो बाहर निकलना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट पर एरिया कुछ अलग रहेगा, जरा सा आगे बढ़ेंगे तो करंट पर एरिया कुछ अलग रहेगा, जरा सा और आगे बढ़ेंगे तो करंट पर एरिया का वैल्यू अलग दिखाते रहेगा। मान लो इधर से 10 एम्पियर का जा रहा है तो 10 एम्पियर, और क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एंटर करने के लिए 10 एम्पियर, यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी 10 ही एम्पियर है। तो करंट पर एरिया का वैल्यू क्या हो रहा है, हर मोमेंट में बदल रहा है। तो इसी के लिए मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखा हुआ है करंट पर एरिया, और एन कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है या एन फैक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी। और याद रखना डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखो इट्स यूनिट जो सीधा इससे मिल जा रहा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और इस डायमेंशन इज A1 L-2, आराम से निकाल सकते हो उसको। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यदि मान लो हमने टेढ़ा मेढ़ा एक सरफेस एरिया ले, ऊपर का मेढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, ये नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए एरिया। मान लो हमने क्या किया हुआ है, हमारा कंडक्टर के अंदर में एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, समझ लेते हैं। कंडक्टर एक तो बना लो इस तरह से, एकदम इजी चीज है। और चार्ज करंट तो इस तरह से एंटर कर रहा है कंडक्टर के थ्रू से, इधर से बाहर निकल रहा है, मान के चलो। मैंने क्या किया है, इस तरह से एक एरिया को लिया हुआ है, जरा सा टेढ़ा एरिया लिया हुआ है, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन को मैंने ऐसा ले रखा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो, करंट जो पास कर रहा है, समझने की कोशिश करो, उसका इफेक्टिव एरिया मात्र इतना ही है। हमने एरिया लिया है ऐसा, समझो जरा सा, ठीक है, ऐसा तो लिया हुआ है, लेकिन इसके थ्रू से यदि इफेक्टिव मैं देखूं परपेंडिकुलर, मतलब इसके लिए करंट के साथ में परपेंडिकुलर सेक्शन कौन सा रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि मैं ऐसा लिया हूं तो करंट के साथ में थोड़ी परपेंडिकुलर है। देखो तो करंट के साथ में सब जगह परपेंडिकुलर नहीं है। तो एरिया का कितना हिस्सा करंट के साथ परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूं, कंपोनेंट डिवीजन करने वाला हूं। हम जानते हैं एरिया को यदि एज वेक्टर लिया जाए, समझो जरा सा, एरिया को यदि एज वेक्टर लिया जाए तो उसका क्या होता है, यदि मान लो ऐसे एरिया लेता हूं तो वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू उसका सरफेस होता है, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो मैंने यदि बोला कि देखा, यदि मान लो मैंने एक अंदर में एक पॉइंट लिया था, उसके लिए मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ऐसा इमेजिनेशन किया हुआ है। मैं बोला बताओ इसके लिए करंट डेंसिटी क्या होने वाला है। हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा हुआ है, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट का वैल्यू, ठीक है, और वो करंट का वैल्यू किसके पास होना चाहिए, करंट का वैल्यू जो कि नॉर्मल टू द सरफेस के साथ में, मतलब जो भी हम लोग सरफेस इमेजिन करने वाले हैं, अंदर में जो भी पॉइंट के लिए हम सरफेस इमेजिन करने वाले हैं, उस पॉइंट के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द, ऐसा नॉर्मली ऐसा परपेंडिकुलर टू द करंट होना चाहिए, मतलब ऐसा सरफेस हमको इमेजिन करना चाहिए था। लेकिन यदि मान लो टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हमने इमेजिन कर लिया है तो हमको उस एरिया का वो इफेक्टिव सेक्शन लेना है जो कि करंट के साथ परपेंडिकुलर रहे। तो बताओ यदि एरिया ऐसा है और मान लो करंट तो इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो एरिया वेक्टर ने क्या किया है, करंट वेक्टर के साथ में या करंट के साथ में थीटा एंगल बना रखा हुआ है। समझो जरा सा, ये मान ले हमने जो एरिया क्रॉस सेक्शन हमने इमेजिन किया था वो जरा टेढ़ा ही रखा है, मतलब करंट के साथ में परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब हम लोग यदि करंट डेंसिटी पता लगाना है तो इन दैट केस हमको करना क्या पड़ेगा, एरिया का वो हिस्सा जो कि करंट के साथ में परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा चलो ठीक है, हमने बोला एरिया जो है, एरिया को जो वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं फिलहाल अभी, तो इसका डेफिनेटली एक नॉर्मल बना रहा होगा, दिस इज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर ने क्या किया है, करंट का फ्लो के साथ में थीटा एंगल मान लो बना रखा हुआ है। यदि थीटा एंगल बना लिया है तो एरिया का एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, याद करो ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट रहेगा क्योंकि ऐसा है तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बना सकते हैं। लेकिन जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट रहेगा, देखो वो करंट के डायरेक्शन के साथ जा रहा है। देखो इधर एरिया वेक्टर जो है, समझो जरा सा, एरिया वेक्टर जो है इसको मैंने ऐसा दिखाया हुआ है और उसने क्या किया है, करंट के साथ में मान लो थीटा एंगल बना रखा हुआ है। तो एरिया का एक हिस्सा, बाकी से बना सकता हूं, एरिया का एक हिस्सा जो है ए कॉस थीटा कंपोनेंट जो हो गया वो देखो करंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है, एरिया वेक्टर करंट का डायरेक्शन में है तो उसका एरिया कैसा रहा होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में तुम्हारा देखो ए कॉस थीटा जो है वो करंट का डायरेक्शन की तरफ है, जरा समझने की कोशिश करो। तो एरिया कैसा रहा होगा, परपेंडिकुलर, मतलब हमने इतना बड़ा एरिया लिया है लेकिन उसका इफेक्टिव एरिया मात्र इतना की तरह काम कर रहा है। यदि मैं मान लो एरिया को और टेढ़ा कर दूं, इधर दिखाने के लिए दिखा दूं, ठीक है, इधर देखो, एरिया को यदि और टेढ़ा कर दूं ऐसा करके तो इसका इफेक्टिव एरिया जो परपेंडिकुलर रहेगा वो कैसा रहने वाला, जरा ध्यान देना, ऐसा।
इसका एक हिस्सा ऐसा, मतलब हम लोग देख रहे हैं ऐसा जाकर बिहेव कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा जो है, उसका एक कॉम्पोनेंट जो है वो तुम्हारा इसके साथ परपेंडिकुलर रह रहा है। तो तुमको ये दिमाग लगाना है कि एरिया का वो हिस्सा लेना है तुमको जो कि क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। मतलब तुम ऐसा भी समझ सकते हो, इतना बड़ा एरिया तो है, ठीक बात है, लेकिन हम लोग जब करंट पास करा रहे हैं, मतलब इतना ही दूर का करंट, यदि एरिया को मैं टेढ़ा ऐसा कर दूं तो इतना ही करंट इसमें से पास करने वाला, मतलब इफेक्टिव एरिया इतना ही काम करने वाला। मैं समझो ये दो चार्ट यहां बना के दिखाता हूं। इधर देखो, यदि मैंने एरिया को ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट, लेकिन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द करंट। अरे कंफ्यूज मत होना, सरफेस एरिया तो करंट के साथ परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन एरिया वेक्टर नॉर्मल देखो ना, करंट के डायरेक्शन में ही रह रहा है यदि ऐसा रहता है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द करंट, जबकि सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट। ऐसे सिचुएशन में मतलब यहाँ पे देखो एरिया का सारा हिस्सा करंट के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये एरिया को इतना ही एरिया है, यदि मैं इसको टेढ़ा करके दिखाऊं तो इसका मात्र इतना हिस्सा जो रहेगा वो करंट, देखो अभी पूरा हिस्सा था, अभी छोटा सा हिस्सा ही यहाँ पे खाली करंट के साथ में लिंक हो रहा है। यदि मैंने बोला नहीं और टेढ़ा कर देते ऐसा करके, तो इसका मात्र और छोटा सा ही एरिया तुम्हारा क्या होगा, करंट के साथ परपेंडिकुलर होने वाला है। ऑलरेडी वेक्टर में मैंने इसको बहुत डिस्कशन करके रखा हुआ है। यदि मान लो हम लोग बोले नहीं पूरा सरफेस को ऐसा ले जाते हैं, तो इसका एक भी हिस्सा तुम्हारा करंट के साथ में है ना परपेंडिकुलर रहेगा नहीं, मतलब ऐसा सरफेस वाला केसेस में हमारा करंट डेंसिटी जीरो होने वाला है। हल्का भी टेढ़ा रहेगा तो उसका एक कंपोनेंट डेफिनेटली करंट के साथ में परपेंडिकुलर रहेगा। यदि पूरा ऐसा होके है तो पूरा का पूरा एरिया करंट डेंसिटी के लिए साथ परपेंडिकुलर रह रहा है, मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल रह रहा है करंट के साथ में। तो यदि टेढ़ा मेरा सरफेस हम इमेजिन करते हैं तो वो सरफेस एरिया को वो एरिया इतना इफेक्टिव एरिया जो कि परपेंडिकुलर टू द करंट डेंसिटी करंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो ए यदि एरिया वेक्टर है तो ए कॉस थीटा ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स ऐसा वाला केसेस में यदि मैं तुमको करंट डेंसिटी निकालने के लिए बोला तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ करंट आई डिवाइडेड बाय एरिया का वो हिस्सा जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? कुछ स्मॉल एरिया ले रहे हो तो डीए कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि मैं आई निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला बन जा रहा है, और आई निकालूं तो उस तरफ भेजो तो कितना हो जाएगा जे वेक्टर, ठीक है, ये भी अपना जे वेक्टर इधर हो गया और डीए भी तो वेक्टर ले रखा हूं मैं, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू जे वेक्टर और या जे का मैग्नीट्यूड लेने में चलेगा, आई इक्वल्स टू जे है ना डीए कॉस थीटा, आई रख दिया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, बट हम इसको जानते हैं ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं जे, ठीक है। तो जे इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डीए 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 बहुत सारा मिलने वाला है। देखो यहाँ पे आई जे इक्वल्स टू आई बाय डीए कॉस थीटा था। यदि मैं पूरा टोटल करंट निकालना चाहता हूँ एंटायर में तो यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट मैंने इसको किया। इसको जरा सा और आगे अच्छे से लिखना चाहूंगा तो आई इक्वल्स टू देखो ध्यान दे जे डॉट डीए वेक्टर, इसको देखो समझ में आ रहा है, देखो इधर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वाला याद करो, जैसे दो वेक्टर एक दूसरे से, यदि ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है मान के चलो, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे ए बी कॉस थीटा फॉर्मेट में दे रखा है तो मैं उसको ए डॉट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे चीज देखने को मिल रहा है, करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड सरफेस एरिया, करंट डेंसिटी एंड सरफेस एरिया। इससे हम करंट का एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकालते हैं, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। कैसे ये फ्लक्स वर्ड मैंने क्यों यूज किया, देखो कितना तो करंट डेंसिटी पास कर रहा है पर एरिया, कितना तो करंट, याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने क्या लिखा था, याद करो ई डीएस, ई डॉट डीएस याद करो, मतलब हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एरिया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आगे पढ़ेंगे बीडीएस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, उसको हम लोग फ्लक्स बोलते थे। सिमिलरली करंट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट डेंसिटी फ्लक्स, मतलब करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं उसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। जरा सा हल्का परेशानी होगा लेकिन परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि करंट डेंसिटी का फ्लक्स का जो वैल्यू होता है उसी को ही करंट बोलते हैं।
करंट का एक डेफिनेशन हो गया, करंट इज नथिंग बट इज अ फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी बोल सकते हो, या इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड सरफेस एरिया, जो कि तुम्हारा करंट का वैल्यू बताएगा। तुम इमेजिनेशन कर सकते हो, यदि एरिया टेढ़ा मेढ़ा है तो वो हिस्सा लेना है एरिया का जो तुम्हारा परपेंडिकुलर रहेगा करंट के साथ में, ठीक है। उसके हिसाब से हमने 2-4 फॉर्मूला तुमको बता दिया करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा सा कंफ्यूज मत होना इसको। करंट डेंसिटी मतलब एक पॉइंट फंक्शन होता है, हम कोई भी कंडक्टर का कोई भी पॉइंट के लिए पता लगा सकते हैं। जो पॉइंट में पता लगाने के लिए बोला वहां पे एक छोटा सा एरिया इमेजिनेशन करना और उसके थ्रू से कितना करंट पास कर रहा है एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो हम लोग कितना करंट पास करेगा उस एरिया के थ्रू से, उसी को ही करंट डेंसिटी बोला जाता है। यदि मेरे को उस पॉइंट का मालूम है तो मैं इंटीग्रेशन ये सब करके मैं पूरा टोटल सरफेस एरिया का भी मैं करंट वरेंट या करंट पहले पता लगा सकता हूँ। करंट पता लगाने के लिए एक हमारा फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी एंड सरफेस एरिया। यू पोस्ट पॉइंट के लिए कितना करंट डेंसिटी था और टोटल सरफेस एरिया को यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को क्या करंट का वैल्यू भी मिल सकता है। डेफिनेशन है, यूनिट डायमेंशन समझ में आ गया और ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड डिफरेंट फैक्टर्स। क्या क्या है जरा देख लो जरा सा, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आसान है, कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। जो दिक्कत रहेगा बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी जे, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड तीसरा चीज हो गया रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए बोल सकता है। तो मैं डायरेक्ट निकाल देना, तुम डायरेक्ट एक्सप्रेशन को याद रखना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है याद करो, ओम्स लॉ के हिसाब से रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। रो इक्वल टू आर के जगह में वी बाई आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट इंटू ए बाई एल, ठीक है। रो इक्वल्स टू भी डिवाइडेड बाय, रिलेशन निकाल दो डायरेक्टली, भी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए बाय एल। हम चाहें तो भी को वोल्टेज इसको रहने दो, ठीक है। और आई जरा सा एडजस्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, ये ए को नीचे ले आ रहा हूं और बी बाय एल जरा सा हल्का एडजस्टमेंट कर रहा हूं। एक काम कर रहा हूं, इसको इधर ले आता हूं, ए बाय आई इंटू बी बाय एल। ये बी को साइड ले लिया और इसका नीचे एल रख दिया और ए को इधर ले आओ, ए बाय आई। लेकिन हम जानते हैं कि आई डिवाइडेड बाय ए होता तो उसको मैं लिख लेता करंट डेंसिटी। तो ए बाय आई को क्या लिखा जाता है करंट डेंसिटी पर रेसिप्रोकल। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय जे इंटू ये क्या होता है भी बाय एल। भी डिवाइडेड बाय एल तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो इसको उधर भेज दो, वेक्टर देने का नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो E इक्वल टू कितना हो गया रो इंटू जे, जे उधर मल्टीप्लाई हो गया। मतलब रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक नया फॉर्मूला मिल गया अपने को। सिमिलरली यदि मैं बोला नहीं कंडक्टिविटी और जे और ई के बीच में रिलेशन निकालो तो मैं इधर से निकाल लेता हूं। वी नो दैट रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो मैं इसको उल्टा कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जगह में तुम एक काम करो वैल्यू डाल दो। तो ई इक्वल टू रेजिस्टिविटी जो वैल्यू है उसकी जगह 1 बाय सिग्मा इंटू जे। तो जे इक्वल टू कितना होगा ई इंटू सिग्मा। मतलब कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। मतलब कंडक्टर में कोई भी पॉइंट में कोई भी एक गिवन पॉइंट ले लिया, बोला वहां का करंट डेंसिटी कितना होगा बताओ, तो हम डायरेक्टली वहां का अमाउंट का यहाँ पे कितना अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और उस मटेरियल का कंडक्टिविटी कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पॉइंट का करंट डेंसिटी मिलेगा। और करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी नथिंग बट आई डिवाइडेड बाय ए होता है। मतलब यहाँ पे मैं करंट पर एरिया हम निकाल लेंगे वहां का। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप है, इसको याद रखना, ई इक्वल टू रोजे और जे इक्वल टू ई इंटू सिग्मा। समझ में आ गया, तो ये रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हो गया, तो ये हमारा करंट डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, इसको जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है बहुत बार। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो रेजिस्टेंस होता है या जो ओम्स लॉ होता है, जिसने कि रेजिस्टेंस के बारे में हल्का मुल्का आइडिया दिया रखा था अपने को, तो वो जो ओम्स लॉ है, ठीक है, उसमें जरा क्या गलती है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। अरे अभी तक हमने रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट डेंसिटी क्या होता है, उसके बारे में समझा, न्यूमेरिकल बहुत आसान कर सकते हो उसके रिलेटेड। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया कि ओम्स ने जो लॉ दे रखा था, क्या ये यूनिवर्सल लॉ है, पूरा सभी जगह वैलिड है,
कि इसमें कुछ दिक्कत है। ओम्स का नियम याद है तो ना, ओम्स ने क्या बोला था कि किसी भी कंडक्टर का दो एंड में, एक बार डिस्कशन कर देता हूं, किसी भी कंडक्टर का दो एंड में यदि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस दे एट ए गिवन टेम्परेचर, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। जितना इतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा होगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेंगे, या करंट जितना बढ़ रहे होंगे मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा हो रहा होगा एट ए गिवन टेम्परेचर। और इसका ग्राफ होना चाहिए था इसका स्ट्रेट। ये हमारा था ओम्स का लॉ, और ये सभी जगह वैलिड होना चाहिए था। लेकिन याद रखना, ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज ये क्या होता है बहुत सारा जगह में ये गलत साबित हो जाता है। क्योंकि यदि ओम्स लॉ का नियम माना जाए तो V वर्सेस I ग्राफ सभी टाइम स्ट्रेट बनना चाहिए था, पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ सभी टाइम स्ट्रेट बनना चाहिए था, क्योंकि ओम्स ने ऑब्जर्व किया था इस चीज को, याद रखना। तो उसी के लिए ओम्स हम लॉ नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सल लॉ है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो क्या क्या बेसिक लिमिटेशंस है? सबसे पहला हो गया, पहला पॉइंट, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिक कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड कंडीशन में हमारा कुछ जो हमारा मेटल कंडक्टर होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है गिवन वोल्टेज के अंदर में। अदरवाइज ये भी हमारा सारा मेटल भी हमारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो मेटेलिक कंडक्टर या वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को 100% तो नहीं बोला पर फॉलो करता है, मतलब उसका यदि V वर्सेस I ग्राफ बनाया जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उस तरह का कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं एक पहला लिमिटेशन ये हो गया, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली ओमिक कंडक्टर। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा लिमिटेशन ये हो गया कि यदि हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग मटेरियल हमने लिया, इस कुछ सेमीकंडक्टर है, कुछ ट्रायोड, डायोड, इस तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइस होंगे। उसके लिए यदि V वर्सेस I ग्राफ बनाया जा रहा है तो ग्राफ को देखने को मिल रहा है वो स्ट्रेट ना बन के कर्व बन जा रहे हैं। और कुछ कुछ तो ग्राफ जैसा होते हैं वो ओरिजिन को पास ही नहीं करते हैं, मतलब यहां से इसका स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब हम लोग मान लो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट रख रहे हैं, तो जीरो वोल्टेज में देखो वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, एक गिवन वोल्टेज के बाद से करंट स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी देखने को मिलता है। या यहाँ पे V वर्सेस I ग्राफ रखने से हमारा क्या देखने को मिल रहा है, करंट का वैल्यू तो पूरा 0 रह रहा है, गिवन वोल्टेज के बाद, गिवन करंट का गिवन वोल्टेज के बाद में करंट स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैं बोलना चाहता हूं बस कि बहुत सारा मटेरियल का जब हमने V वर्सेस I ग्राफ बना के देखा तो ग्राफ हमको ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, जबकि ओम्स लॉ के हिसाब से वो ओरिजिन से पास करना चाहिए था, बट ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। मतलब ये भी एक प्रकार का लिमिटेशन हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, यदि हम डायोड, ट्रायोड या इस तरह का सेमीकंडक्टर के लिए यदि V वर्सेस I ग्राफ बनाए हैं तो ये एक्चुअल में ग्राफ क्या दिख रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा। तो मैं एक तो बना दे रहा हूं तुम्हारा, याद करो, ये जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें इस सब के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मान लो V वर्सेस I ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। और याद रखना नेगेटिव साइड में भी वोल्टेज तुम दे सकते हो, जबकि ओम्स लॉ इसको अलाउ नहीं किया था, उसने खाली एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज को इमेजिन कर रहा था। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव वोल्टेज मतलब सेल को हमने उल्टा करके भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, और उसका कुछ करंट इस तरह से आ रहा है। ये ओम्स लॉ का तो एक भी बात नहीं माना, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से ग्राफ सीधा होना चाहिए, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो याद रखना, ऐसा बुक में तुमको 2-4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे ग्राफ का, उसको एक बार अच्छा से रीड कर देना। तो मतलब ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, एक्चुअल में ये लिमिटेशन के साथ में दिया गया है। समझ में आया? तो पहला चीज हो गया, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ओम्स लॉ जो होता है उसका V वर्सेस I ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है बहुत सारा मटेरियल के लिए। बहुत सारा के लिए यदि हम V वर्सेस I ग्राफ बनाए, सेमीकंडक्टर डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, इस तरह का कुछ कुछ मटेरियल हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके थ्रू से हम यदि V वर्सेस I ग्राफ बनाते हैं तो कर्व बन जा रहा है, जो कि बनना नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था। तो ये सब कुछ छोटा मोटा 2-4 लिमिटेशंस है, जिसके कारण से ओम्स लॉ 100% सही बोलना, यूनिवर्सल लॉ बोलना सही नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, करंट से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, हल्का मुल्का थ्योरी कवर किया। नेक्स्ट क्लास से हमारा होगा